अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्लाह। आज जो है 10th स्टैंडर्ड यानी एसएलसी का फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ा यानी सिरिगन्नड़ा। तो इस किताब में पार्ट 1 टेक्स्ट बुक में पहला चैप्टर कर रहे थे नम्मा भाषे यानी आवर लैंग्वेज यानी हमारी ज़बान। तो इस सबक में का जो है ऑलरेडी पिछले 3 क्लास कर चुका हूँ, उसमें लेसन रीडिंग और एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ। तो उसी सबक का एक आखिरी पेज बचा हुआ है, तो वो आज हमें उसके बारे में आज हमें समझेंगे और जानेंगे। तो पेज नंबर 4 लेसन का नाम है नम्मा भाषे और पेज नंबर है 4 पुटದ संख्या 4। सबक का नाम है नम्मा भाषे। इसके ऑथर है एम मरियप्पा भट्टा। तो पेज नंबर 4 पैराग्राफ वाइज हमें समझते हुए जाएंगे। तो 4th पैराग्राफ में क्या है अब हमें जानेंगे। तो यहाँ पे देख रहे थे हमें पिछली क्लास में जो किस तरह से कन्नड़ा के ज़बान में लैंग्वेज में दूसरे ज़बान का असरात कैसा है और उनके अल्फाज आपको मिली। तो उसी का कंटिन्यूटी हो रहा। ಇವೆಲ್ಲ ಅನ್ಯ ದೇಶಗಳ ವಿಚಾರವಾಯಿತು, ಇನ್ನು ಕನ್ನಡದ ನೆರೆಯವರಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಎರವುಗಳುಂಟು. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಡೆ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ, ಮರಾಠಿಗಳನ್ನಾಡುವ ಜನರಿರುವುದು ಸರಿಯಷ್ಟೇ. ಅಂತಹ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ದ್ವಿಭಾಷಾ ಪ್ರದೇಶಗಳೆನ್ನುವರು. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಎರಡೆರಡು ಭಾಷೆಗಳು ಬರುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಮಲಯಾಳದ ವ್ಯವಹಾರ ಜ್ಞಾನವಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಮಲಯಾಳಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ವ್ಯವಹಾರ ಜ್ಞಾನವಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಅನಂತಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜನತೆಗೆ ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು ಎರಡೂ ಬರುವುದು. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಗಡಿ ಜನರ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ನೆರೆಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಕನ್ನಡವು ಅದರ ನೆರನುಡಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಎರವುಗಳಿಂದ अभिवृद्धि ಹೊಂದುತ್ತಲಿವೆ. तो इस पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं? एम मरियप्पा भट्टा ऑथर, इस सबक के ऑथर। लेसन का नाम है नम्मा भाषे आवर लैंग्वेज यानी हमारी ज़बान। तो इसमें बोल रहे हैं, तो पिछली क्लासेस में हमें देखे कि किस तरह से दूसरे कंट्री के जो दूसरे मुल्क के जो ज़बान हैं तो उनके अल्फाज किस तरह से कन्नड़ा में आई। इवेल्ला ये सभी अन्य देशगड़ा। तो इससे पिछले क्लासेस में देखे हमें दूसरे मुल्क के ज़बान के अल्फाज के बारे में या उनकी सोच के बारे में विचारवाಯಿತು. इನ್ನು अब कन्नड़ा के नेरेಯವರಿಂದ कन्नड़ा के जो पड़ोसियों से बंदिरुवा आए हुए ಎರವುಗಳುಂಟು यानी कर्नाटक के जो पड़ोसी जो स्टेट हैं, आजू बाजू के कर्नाटक इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं। तो कन्नड़ा के नाइबर स्टेट्स ही नहीं, तो इनसे आए हुए अल्फाज हैं। जैसे कि कन्नड़ नाडिना यानी कर्नाटक के एल्लेगळल्ली कर्नाटक के जो बॉर्डर में देखे तो ಕೆಲವೆಡೆ कुछ जगह तमिल का ज़बान, कुछ जगह तेलुगु का ज़बान और कुछ जगह मलयालम इसका ज़बान और महाराष्ट्र की मराठी की ज़बान जनरिरुವುದು. इस ज़बान को बात करने वाले लोग हैं, ये बराबर सरी अष्टे. अंथ इस तरह के गड़ी प्रदेशಗಳನ್ನು, इस तरह के बॉर्डर के जो इलाके हैं यानी कर्नाटक, यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कर्नाटक अभी इधर का बॉर्डर यानी यहाँ पे केरला का जो स्टेट आता है, तो केरला के और इधर है कासरगोड, यहाँ कासरगोड है, तो इधर क्या होता है कन्नड़ा भी बात करती, मलयालम भी बात करती, इस तरह से. तो यहाँ बोल रही है अंथ गड़ी प्रदेशಗಳನ್ನು, उस तरह के जो बॉर्डर प्लेसेस को क्या बोलती हैं, उस तरह के यानी एक बॉर्डर में जो तमिल भी बात करती हैं, कन्नड़ा भी बात करती हैं, एक बॉर्डर में तेलुगु बात करती हैं, कन्नड़ा भी बात करती हैं, एक बॉर्डर में मलयालम भी बात करती हैं, कन्नड़ा बात करती हैं, और एक बॉर्डर में मराठी की ज़बान भी बात करती हैं, कन्नड़ा भी बात करती हैं. तो इस तरह के लोग रहती हैं. तो इस तरह के बॉर्डर प्लेसेस को क्या बोलती हैं, तो द्विभाषा प्रदेशगಳೆನ್ನುವರು. द्विभाषा यानी दो ज़बान को बात करने वाले जगह, जैसे कि इंग्लिश में बाइलिंगुअल करको बोलती हैं, बाइलिंगुअल एरिया अगर को बोलती हैं. द्विभाषा प्रदेशा यानी बाइलिंगुअल एरिया यानी दो ज़बान बात करने वाली जगह. यानी कर्नाटक के कुछ बॉर्डर हैं जहाँ पे तमिलनाडु का आता है, तेलुगु आता है, मलयालम आता है और मराठी का इस तरह के ज़बान बात करने वाले एरिया आती हैं. तो यहाँ के लोग कन्नड़ा के साथ उनका ज़बान भी जानती, ये ज़बान भी जानती. इसके वास्ते दो ज़बान जानने की वजह से इनको द्विभाषा प्रदेश यानी बाइलिंगुअल एरिया बोलती. अल्ली वहाँ के सामान्य जनरिगे वहाँ के आमतर लोगों को दो
भाषिगुल दो दो जबान जो है आती बरुत्तिरुत्ते, वहाँ के लोगों को दो दो जबान जो है आती। जैसे कि कासरगोडिनಲ್ಲಿರುವ, कासरगोडु एक प्लेस, तो ये कन्नडिगरिगे वहाँ के कर्नाटक के लोगों को, कासरगोड में रहने वाले जो कर्नाटक के जुड़े हुए लोगों को मलयालम यानी मलयालम की ज़बान में जो है व्यवहार ज्ञान बरते, यानी मलयालम की जो ज़बान में उनके साथ बिजनेस करने की इस तरह की नॉलेज होती है। यानी मलयालम की ज़बान भी आते हैं, कासरगोड में रहने वाले कर्नाटक के लोग हैं, लेकिन उनको पड़ोस में केरला आने की वजह से तो उनको मलयालम की ज़बान भी आती है। अल्लिरुवा वहाँ के मलयालिಗಳಿಗೆ और वहाँ के रहने वाले मलयालम वालों को कन्नड़ा ज़बान में जो है बिजनेस करने का नॉलेज रहता है, व्यवहार ज्ञान बरुತ್ತದೆ। यानी वहाँ के रहने वाले कासरगोड में रहने वाले तो वो केरला और कर्नाटक के बॉर्डर में कासरगोड आता है। ओके, तो केरला का ज़बान है मलयालम, कर्नाटक का ज़बान है कन्नड़ा। तो वहाँ कासरगोड में क्या होता है, जो कन्नड़ा के लोग ही उनको मलयालम की ज़बान आती है और वहाँ के मलयालम के लोगों को कन्नड़ा की ज़बान भी आती है। तो इस तरह से तो ಹಾಗೆಯೇ उसी तरह ಹಾಗೆಯೇ बಳ್ಳಾರಿ अनंतपुर जिल्ಲೆಗಳ बಳ್ಳಾರಿ और अनंतपुर के जो ज़िले हैं वहाँ के बॉर्डर में गड़ियಲ್ಲಿರುವ जनते, वहाँ के बॉर्डर के लोगों को कन्नड़ा तेलुगु, कन्नड़ा की ज़बान और तेलुगु की ज़बान ये दोनों ज़बान आती, ಎರಡೂ ಬರುವುದು, ये दोनों ज़बान आती स्वाभाविकವಾಗಿ। और नेचुरली जनरली देखें तो स्वाभाविक जनरली गड़ी जनरा यानी बॉर्डर के लोगों का व्यवहार जो है व्यवहार संपर्कಗಳಿಂದ और उनके कनेक्शन में और नेरे मातुಗಳಲ್ಲಿ और उनकी पड़ोसी बातों से ಕೊಡು ಕೊಡುಗೆ यानी लेन देने का जो है चलता रहता ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ। ಇದರಿಂದ इससे कन्नड़ा ज़बान जो है ಅದರ ನೆರನುಡಿಗಳು उसके जो पड़ोसी ज़बान के अल्फाज हैं उनसे परस्पर आपस में जो है लेकर ಎರವುಗಳಿಂದ अभिवृद्धि ಹೊಂದುತ್ತಿವೆ, इससे डेवलप होने को जा रहा है। तो एक कासरगोड का एग्जाम्पल दिया किस तरह से ये कन्नड़ा और केरला के बॉर्डर में है, तो यहाँ के लोग कन्नड़ा भी बात करते हैं और मलयालम भी बात करते हैं। उसी तरह बಳ್ಳारी और को सब बोले हो ना अनंतपुरा, तो ये बಳ್ಳारी देखो यहाँ से आंध्रा का स्टेट शुरू होता है, ये कर्नाटक का, तो यहाँ पे बಳ್ಳारी है। तो ये बಳ್ಳारी में ये कन्नड़ा भी बात करती है, ये इस डिस्ट्रिक्ट में कन्नड़ा भी बात करती है और तेलुगु बात करती है, क्योंकि इधर का हिस्सा पूरा तेलुगु बात करते हैं। सो आंध्रा अलग स्टेट, ओके, तो यहाँ के लोग तेलुगु के साथ कन्नड़ा जानती हैं और कन्नड़ा के साथ तेलुगु जानती है। ऐसा कर्नाटक के लोग रहे तो ना कन्नड़ा के साथ तेलुगु जानती है, अगर उन आंध्रा के लोग रहे तो वहाँ के तेलुगु के साथ कन्नड़ा जानती है, इस तरह से। उसी तरह ये कर्नाटक में जो कासरगोड आता है, कासरगोड का एग्जाम्पल दिए, तो इन्हें केरला के बॉर्डर में आता है, तो यहाँ के लोग कन्नड़ा के साथ मलयालम जानती और मलयालम के लोग जो है कन्नड़ा भी जानती हैं। ऐसा यानी दो दो ज़बान जानती। बॉर्डर इलाके में जो रहती इंडिया में अभी बहुत सारे स्टेट है नहीं, कर्नाटक के पड़ोसी के स्टेट वाले हैं कन्नड़ा के साथ उनके पड़ोसी वाला ज़बान भी जानती हैं, अगर वो इसमें बोल रही सो ये पैराग्राफ में समझ में आया। तो इस तरह से कन्नड़ा में दूसरे मुल्क के ज़बान के अल्फाज ही नहीं, जैसे कि इसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम और मराठी के ज़बान के जो है बॉर्डर भी हैं, तो इसमें क्या होता है, इनको बाइलिंगुअल लैंग्वेज बोलती हैं। यहाँ के लोगों को ज़्यादातर जो है दो दो ज़बान आया करती हैं, जैसे कि कासरगोड में जो रहने वाले लोगों को कन्नड़ा के साथ मलयालम आती है और वहाँ के मलयाली लोगों को कन्नड़ा ज़बान आती है। उसी तरह बಳ್ಳारी के लोगों को कर्नाटक के बॉर्डर में रहने वाले बಳ್ಳारी डिस्ट्रिक्ट, तो इसमें यहाँ कन्नड़ा के साथ तेलुगु आता है। तो इस तरह से लोगों का जो कनेक्शन इंटरेक्शन से क्या होता है, लेन देन उनके ज़बान के अल्फाज इनके और इनके ज़बान के अल्फाज उनके तरह मिलते रहती हैं। तो तुम ना इंडिया की मैप में देखे तो और भी अच्छे से समझ में आता है। ओके, तो तुम्हें इंडिया में कर्नाटक का मैप डालकर देखो, उसमें तुम्हें मालूम हो जाता है। तो इस तरह से मैं कर्नाटक में दिखाई हूँ नहीं, तो यहाँ पे आंध्रा आता है, ओके, उसी तरह केरला आता है, तो इस तरह है महाराष्ट्र ये साइड आता है। तो यहाँ पे मराठी के लोगों को मराठी भी आते हैं और कन्नड़ा भी आता है, बॉर्डर के इलाके में रहती ना उनके। तो ये कर्नाटक का मैप, तो बॉर्डर के इलाके में जो रहती उनको दो दो ज़बान आती ज़्यादातर कर, क्यों तो उनको ये इधर का कन्नड़ा आता है, उधर पड़ोसी उनका ज़बान भी आता है अगर, तो उसके बोलती गड़ी प्रदेशा। समझ में आया ना। तो नेक्स्ट बोल रही ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾಷಾಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದುದು. ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಶಬ್ದಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ನುಡಿಗಟ್ಟಾಗಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನವೀನಾರ್ಥ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣುವ ಸಹಜ ಶಕ್ತಿ. ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಸಹಜ ಶಕ್ತಿ
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಂದವಾದ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಕಣ್ ಎಂಬುದು ಶಬ್ದದೊಡನೆ ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳು ಸೇರಿ ನುಡಿಗಟ್ಟಾಗುವ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. यानी इस पैराग्राफ में क्या बोल रही, ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ यानी ज़बान में रहने वाले ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನೇ ज़बान में रहने वाले चीज़ों का जो है ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು इस्तेमाल करको ಭಾಷಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು लैंग्वेज की डेवलपमेंट को ಮಾಡುವ करने का ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನ और एक जो है रकम और एक जो है किस्म जो है उसको नुड़ीगट्टुಗಳಿಗೆ ಸೇರುವುದು और एक किस्म जो है नुड़ीगट्टु यानी फ्रेज करको बोलती. ये फ्रेज का काम है. फ्रेज का काम है ज़बान में रहने वाले चीज़ों को इस्तेमाल कर ले को उन्होंने और उस लैंग्वेज को तरक्की करने की और एक रकम इख्तियार करती, तो उसको नुड़ीगट्टु बोलती. जैसे कि इन्हों क्या करती, नुड़ीगट्टु यानी फ्रेज ಎರಡು दो अथवा ಹೆಚ್ಚು ಶಬ್ದಗಳು दो या उससे ज़्यादा अल्फाज ಸೇರಿ दो या दो से ज़्यादा अल्फाज मिलकर ಒಂದು ನುಡಿಗಟ್ಟಾಗಿ एक फ्रेज वर्ड बनती. ಅದಕ್ಕೊಂದು और उसको एक नवीन अर्थ बरता और एक नया माना निकल को आता है. यानी एक से दो या तीन अल्फाज मिलकर एक अल्फाज बनती और उसका कुछ अलग ही माना आता है, नया माना निकलता, उसको बोलते हैं नवीन अर्थ. ಇದು ये जो है ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ सभी ज़बानों में काणुवा देखने वाली एक नेचुरल सी एक पावर, एक कॉमन सी पावर, सहज शक्ति, ये चीज़ देख सकती. ये विचित्र इस अनोखी सहज शक्ति कॉमन सी पावर जो है कन्नड़दल्ली कन्नड़ा में अनेक अंदवाद बहुत सारी खूबसूरत किस्म के नुड़ीगट्टुಗಳನ್ನು फ्रेज़ों को इन्होंने पैदा किया, उंटू ಮಾಡಿರುತ್ತವೆ. जैसे कि कण ಎಂಬುದು, कण कने का जो है शब्ददೊಡನೆ, कण कने के जो अल्फाज के साथ ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳು अलग अलग अल्फाज मिलकर ಸೇರಿ ನುಡಿಗಟ್ಟಾಗುವ यानी फ्रेज बनने की मौके को सन्निवेशವನ್ನು हमें यानी उस सिचुएशन को हमें यहाँ पे देख सकती, गमनिसी, देखिए करको बोल रही. तो इस पैराग्राफ में क्या बोल रही, ज़बान में रहने वाले यानी लैंग्वेज में रहने वाले चीज़ों का इस्तेमाल करको लैंग्वेज डेवलप करने का और एक जो किस्म है वो जो है वो जो करती नुड़ीगट्टु यानी फ्रेज करती. इन्हों क्या करती हैं तो दो से ज़्यादा अल्फाज मिलकर एक अलग नया माना देने वाला अल्फाज बनती. ये सभी ज़बानों में दे सकती. इस तरह की एक अनोखी एक जो पावर है कन्नड़ा में बहुत सारे जो खूबसूरत किस्म के अल्फाज बने. जैसे कि हम मिसाल के तौर पर कर्ण का तो आंख, तो इसके साथ दूसरे दूसरे अल्फाज मिलकर किस तरह से एक फ्रेज वर्ड बननी, इस मिसाल को देखो. तो मिसाल के तौर पर कण करने का एक वर्ड आंख कर को, कण का तो आंख, अंखी कर को, उसके साथ अलग अलग अल्फाज मिलकर जो एक फ्रेज वर्ड बन रही. तो फ्रेज वर्ड यानी नुड़ीगट्टु के वर्ड आए नो सभी. जैसे कौन से, ಕಣ್ಗೊಳಿಸು, ಕಣ್ಣಿಡು, ಕಣ್ಕಿಟ್ಟು, ಕಣ್ಣು ಹಾಕು, ಕಣ್ಣಾರೆ, ಕಣ್ಣೆಂಜಲು, ಕಂಗಾಲ, ಕಂಬನಿ, कण्णीरू इत्यादि वगैरह वगैरह. इनो तमाम चीज़ें जो इतने भी वर्ड मूली ये फ्रेज वर्ड आइनो नुड़ीगट्टु वर्ड. ओके, यानी इनमें सब सिमिलर क्या है, कण कने का सिमिलर है, उसके आगे का वर्ड अलग अलग है. तो ये दो वर्ड मिलकर एक अलग नया माना दे रहा हूँ वहाँ पे. कण्ಗೊಳಿಸು आंखें को अच्छा लगना, कण्णीಡು नज़र रखना, कण कट्टो आंख बांधना, कण्ण हाकू नज़र डालना, कण्णारे आँखों के ज़रिए से, कण्णेंजलु यानी आँखों से क्या करना, नज़र लगाना, कंगालू कंबनी आँखों की आंसू, कण्णीरू आँखों की जो है आंसू इत्यादि वगैरह वगैरह. इन नुड़ीगट्टुಗಳನ್ನು इन फ्रेज वर्ड्स को देखे तो यानी ऊपर बताया ना मिसाल के तौर पर इन फ्रेज वर्ड्स को देखे तो या इनको हमें चेक करें तो ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ अवेल्लदರಲ್ಲಿ उन सब में जो है ಬೇರೆ ಬೇರೆ अलग अलग ಹೊಸ अर्थ एक नया माना जो है आने का बंदिरुವುದನ್ನು हमें जान सकती, अरियಬಹುದು. एक नया अलग माना आने का इन तमाम अल्फाज में हमें देख सकती. नेक्स्ट पैराग्राफ में ಒಂದು ಭಾಷೆ ಸತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅದನ್ನಾಡುವ ಜನ ಅಭಿಮಾನಧನರು, ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿಗಳು, ಪ್ರಯೋಗಶೀಲರು ಆಗಿರಬೇಕು. 4-5 ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಯುರೋಪಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಆಂಗ್ಲ ಜನತೆ ಸಾಹಸ ಜೀವಿಯಾಯಿತು, ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿಯಾಯಿತು. ಆಂಗ್ಲ ಜನತೆ ಸಾಹಸ ಜೀವಿಯಾಯಿತು, ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿಯಾಯಿತು. ಸೂರ್ಯನು ಎಂದೂ ಮುಳುಗನೆನ್ನುವಂತಹ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಆಂಗ್ಲ ಪಂಡಿತರು ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅಭ್ಯಸಿಸಿದರು. तो इस पैराग्राफ में क्या बोल रही, ಒಂದು एक भाषा एक ज़बान जो है सत्वपूर्णवागಬೇಕಾದರೆ यानी जोहर से भरपूर होना,
सत्वपूर्ण यानी एक माने से भरपूर, एक जोहर से भरपूर, इस तरह से होना एक ज़बान का। तो अदन नाडुआ, उसको बात करने वाले लोग जो है किस तरह के रहना, तारीफ करने वाला रहना, अभिमान धनरू होकर रहना, एक तारीफ करने वाले लोग रहना। दूसरे बुद्धिशालीगळु रहना, दूसरे किस तरह के रहना, अकलमंद लोग रहना। और प्रयोगशीलರು और तजुर्बेकार के लोग भी रहना ಆಗಿರಬೇಕು, तभी जाको एक ज़बान जो है एक माना देने वाली, एक जोर से भरपूर, एक मीनिंगफुल, एक अच्छी, एक मजबूत ज़बान बनती है। सो तब किस तरह के लोग रहना वहाँ पे, तारीफ़ करने वाले, अक्लमंद इंसान और तजुर्बेकार इंसान लोग रहना। तो 4-5 ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ 4-5 सेंचुरीज़ के पहले, 4-5 को तो 4 या 5 सेंचुरी पहले, 4 या 5 सदी पहले आंग्ल भाषे जो इंग्लिश की ज़बान थी, इंग्लिश की लैंग्वेज, यूरोप के कंट्री में, यूरोप में देखे तो वहाँ की एक सामान्य, एक कॉमन सी लैंग्वेज थी उन्हें, उसमें से एक थी, ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು। तो 4-5 सेंचुरी से पहले यानी 400 से 500 साल पहले देखे तो सिर्फ यूरोप में की एक कॉमन सी लैंग्वेज थी। सिर्फ इतने पूरे वर्ल्ड मैप में देखे तो सिर्फ यहाँ इंग्लिश ज़बान बात करते थे। सो तकरीबन 500-600 साल पहले देखे तो हमें, ओके, तो यहाँ की एक आम बात थी, आम लैंग्वेज थी, यहाँ सिर्फ बात करते थे ज़बान, इंग्लिश ज़बान, उतने जगह बात करते थे। सो है नहीं, लेकिन आंग्ल जनते, लेकिन वहाँ के अंग्रेज़ लोग, जो इंग्लिश बात करने वाले लोग जो हैं, साहस जीव, बहुत करेजियस लोग थे, बहुत हिम्मतवार लोग थे और बुद्धिशाली आए तो और अक्लमंद लोग थे। तो इन्होंने सूरज जो है ಎಂದೂ ಮುಳುಗನ್ ಎನ್ನುವಂತ, कभी नहीं डूबने वाला, इस तरह का बहुत बड़ा विस्तारवाद साम्राज्य, एम्पायर को इन्होंने खड़ा करे, यानी हर जगह इन्होंने फतेह हासिल करी, हर मुल्कों के ऊपर उनको अपने अंडर लेते हुए गए, उनके ऊपर तमाम हुकूमत करते गए। तो इस तरह से देश विदेशಗಳ यानी डिफरेंट कंट्रीज़ के भाषे, ज़बान ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯ, लिटरेचर और कल्चर को यानी संस्कृतिಯನ್ನು आंग्ल पंडितರು, वहाँ के इंग्लिश के जो ऑथर्स थे, उन्होंने मुक्त मनस्सिनिंद, एक ओपन माइंड से उन्होंने स्टडी किया। बाद में बोल रही, तन्मूलक ತಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸಿದರು, ಅರಳಿಸಿದರು। ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೇಲಾಗಿ ಮಹಾಮೇಧಾವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಸೆ, ಆಕಾಂಕ್ಷೆ, ವಿಚಾರ ಮುಂತಾದವನ್ನು ಆ ಭಾಷೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿಯೇ ಹೇಳಬೇಕೆಂಬ ಉಜ್ವಲ ಅಭಿಮಾನ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು। तो ಆಂಗ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನೇ ಬಳಸಿದುದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆ ಭಾಷೆ ಬೆಳೆದು ಇಂದು ಪ್ರಪಂಚದ ದೊಡ್ಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ। ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಂಗ್ಲ ಜನರ ಸಂಕಲ್ಪ, ಕೃಷಿ ಕಾರಣವೆಂದು ಬೇರೆ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ। तो इसमें क्या बोल रहे हैं आगे, तन्मूलक, इस तरह से तಮ್ಮ ಭಾಷೆ, अपनी ज़बान को यानी इंग्लिश की ज़बान को, ಮತ್ತು और ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು, लिटरेचर को उन्होंने ಹಿಗ್ಗಿಸಿದರು, बड़ा करे, और उसको अरಳಿಸಿದರು, उसको खिलाए। ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೇಲಾಗಿ, इन सबसे बढ़कर महामेधाविಗಳು, ग्रेट स्कॉलर्स जो है क्या करें नो, तಮ್ಮ अपनी जो आस है, अपनी आस, अपनी जो है आकांक्षा, अपनी आस, अपनी विचार, सोच ಮುಂತಾದವನ್ನು, अपनी आस और सोच को वगैरह को आ ಭಾಷೆಯ उस ज़बान के ज़रिए मुखांतरವಾಗಿಯೇ ಹೇಳಬೇಕೆಂಬ बोलना करने का एक उज्ज्वल, एक बहुत ही जो है पॉजिटिव, एक इस तरह की तारीफ करने वाली एक माइंडसेट उनकी थी, अभिमान ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು। तो इससे क्या हुआ, आंग्ल विज्ञानिಗಳು, इंग्लिश के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, पॉलिटिशियंस, अर्थशास्त्रज्ञರು यानी इकोनॉमिस्ट, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ इस तरह से सभी लोग जो है तಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನೇ, अपनी ज़बान को जो है ಬಳಸಿದುದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, इस्तेमाल करने की वजह से क्या हुआ, आ भाषे ಬೆಳೆದು, वो ज़बान ग्रोनअप होको, बढ़को इंदु आज जो है प्रपंचದ सारे वर्ल्ड के ದೊಡ್ಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ, बड़ी ज़बानों में से एक बनकर है। यानी वो ज़बान सिर्फ जो यूरोप में बात करती थी, अब सारे मुल्कों में वो बात करने लगी है। ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ, इसके लिए सब जो है आंग्ल जनर यानी इंग्लिश के लोगों का, यानी इंग्लैंड के जो लोग थे, अंग्रेज़ी जो लोग थे, उनकी जो क्या थी, डिटर्मिनेशन, संकल्प, डिटर्मिनेशन और कृषि कारणवेंदु और एग्रीकल्चर, इसकी वजह कर को हमें दूसरी बात नहीं कह सकते, यही वजह कर को बोल सकती, बेरे ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ। तो इस ज़बान में बोल रही कि
एक ज़बान जो है, एक लैंग्वेज जो जौहर से भरपूर होना का, तो वहाँ के लोग किस तरह के रहना, तारीफ़ करने वाले ओके और अक्लमंद लोग और तजुर्बेकार लोग होना, जो उस ज़बान को बात करती उस तरह के लोग। और एक मिसाल देते हुए बोल रही हैं 400 से 500 साल पहले इंग्लिश ज़बान सिर्फ यूरोप कंट्री की एक ज़बान में से एक थी, वहाँ उतने जगह बात करते थे। लेकिन इंग्लैंड के जो लोग थे, अंग्रेज़ लोग, वो बहुत ही करेजियस लोग थे, अक्लमंद लोग थे, तो उन्होंने कभी सूरज ना डूबने वाली बहुत बड़ी एम्पायर को खड़ा कर दिया, यानी पूरे मुल्क पे हुकूमत करने वाले बन गए। तो उन्होंने मुल्क और बाहरी मुल्क को, वहाँ के ज़बान और लिटरेचर कल्चर को, तो अंग्रेज़ी के जो पोएट्स थे, ऑथर्स थे, ओपन माइंड से वहाँ का स्टडी करे और इसके ज़रिए से अपने लैंग्वेज और लिटरेचर को और बड़ा बनाए, मजबूत बनाए और उसको फले फूले सका करे अंग्रेज़ी की ज़बान को। इन सबसे आगे, इन सबसे बढ़कर जो है वहाँ के लोग जो है कैसे थे, एक ग्रेट स्कॉलर जो कि उनकी आस और सोच वगैरह वगैरह को अपने ज़बान के ज़रिए से बोलना करने का, इस तरह की एक तारीफ़ अफजाई करने वाले लोग थे उन्होंने अंग्रेज़ा। और दूसरा क्या, अंग्रेज़ी लोग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने, और वहाँ के पॉलिटिशियंस और इकोनॉमिस्ट, इस तरह से सभी लोग जो है अपने लैंग्वेज में इस्तेमाल करने की नतीजा ये हुआ, आज अंग्रेज़ ज़बान बढ़कर अच्छा ग्रो होकर सारे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी लैंग्वेज में से, एक बहुत बड़ी ज़बान में से एक बन चुकी है, कोसी इंग्लिश की ज़बान। तो इसके लिए इंग्लिश के लोगों की, यानी अंग्रेज़ी लोग जो थे, उनका डिटर्मिनेशन और उनका जो एग्रीकल्चर, जो खेती जो थी, ये वजह कर को बोल सकती कर को यहाँ मरियप्पा भट्टा बोल रही। किस तरह से एक अंग्रेज़ी ज़बान सिर्फ जो यूरोप कंट्री में बात करते थे, सारे मुल्क में बात करने वाली ज़बान किस तरह से बनी और वहाँ के लोगों की डिटर्मिनेशन और एग्रीकल्चर के इसके ऊपर क्या असर कराया कर को इसमें बोल रही। सो नेक्स्ट, अब कंक्लूजन में आथर क्या बोल रही ये लेसन के ऊपर, ಸ್ವಭಾಷೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಎಂದರೆ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲು ಕೀಳೆಂಬುದಿಲ್ಲ. 4 ಜನ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಭಾಷೆಗೂ 40 ಲಕ್ಷ ಜನ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಭಾಷೆಗೂ ಸತ್ಯ ಹಾಗೂ ಸತ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂತರವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯ ಗಾನದ ಶ್ರುತಿಯಂತೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಇದನ್ನರಿತು ಭಾರತೀಯರಾದ ನಾವು ನೆರೆಹೊರೆಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸದೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿದರೆ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. तो आगे बोल रही, स्वभाषೆಯನ್ನು, हमारी ओन ज़बान को, हमारी लोकल लैंग्वेज को हमें क्या करना, प्रीतिसಬೇಕು, प्यार करना और गौरविसಬೇಕು, उसका इज्जत करना, रेस्पेक्ट करना और उसको बढ़ाना, ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಎಂದರೆ मतलब कतो इसका मतलब ये नहीं कि अन्य भाषೆಗಳನ್ನು, दूसरे ज़बान को, दूसरे लैंग्वेज को ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ करना कर को नहीं है, इस तरह का माना नहीं है ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. और ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ज़बान लैंग्वेजेस में ಮೇಲು ऊंच ಕೀಳೆಂಬುದಿಲ್ಲ, नीच ऊंच नीच करने का नहीं है. 4 ಜನ, 4 लोग ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಭಾಷೆಗೂ, 4 लोग बात करने वाली ज़बान को भी 40 ಲಕ್ಷ ಜನ और 4 लाख लोग बात करने वाले ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಭಾಷೆಗೂ, 4 लोग बात करने वाली ज़बान और 40 लाख लोग जो बात करती हैं उस ज़बान जो है सत्य, सच ಹಾಗೂ ಸತ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ और सच के नज़रिए से कोई डिस्टेंस नहीं, अंतरवे ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳು, सभी ज़बान जो है उसी तरह से होते हैं अष्टे. ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯ, एक माँ का गानद श्रुतियंते, यानी उसके गाने की जो धुन है उसकी तरह, एक माँ जो गाती है तो उसके गाने की धुन की तरह ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ, सभी को जो है उतना प्लेस रहता, उनकी जगह रहती है, अष्टे स्थानविದೆ. ಇದನ್ನರಿತು, ये जानकर भारतीयराದ ನಾವು, इंडियंस हम लोग क्या करना, नेरे हो रहे या हमारे पड़ोसी जो ज़बान बात करने वाले लोग हैं, हमारे पड़ोसी स्टेट्स, हमारे इर्द गिर्द के जो अलग ज़बान बात करने वाले हैं, उस तरह के ज़बानों को, लैंग्वेज को, ಭಾಷೆಗಳನ್ನು हमें ದ್ವೇಷಿಸದೆ, नफ़रत नहीं करना. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು, हमारे ज़बानों को, लैंग्वेजेस को रेस्पेक्ट करना, गौरविसी, प्रीतिसी, प्यार कर को अभिवृद्धिಗೊಳಿಸಿದರೆ, अगर डेवलप करे तो, तरक्की करे तो देशದ संस्कृति, मुल्क की जो कल्चर जो है वो तरक्की के राह पर चलती है, ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.
यानी इस पैराग्राफ में क्या बोल रही, यानी हमारी खुद की जो लोकल लैंग्वेज है उसको प्यार करना, हमारी खुद की ज़बान को लैंग्वेज को प्यार करना और इज्जत करना और उसको बढ़ाना। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे ज़बान दूसरे लैंग्वेज को नेग्लेक्ट करना कर को, इसका माना ये नहीं है। और ज़बान में कौन सा भी ऊंच नीच करने का नहीं है। 4 लोग जो बात कर रही और 4 लोग बात करने वाली ज़बान को भी और 40 लाख लोग जो बात करने वाले ज़बान को जो है सच और सच्चाई के नज़रिए से कोई भी जो है डिस्टेंस नहीं उसमें, यानी अंतर नहीं है उसमें। सभी ज़बान जो है, सभी लैंग्वेज भी वो टच, एक माँ अपने गाने की धुन से किस तरह रहती है कि उसी तरह एक माँ जो गाती है उसके गाने की धुन की तरह सभी को उनकी एक जगह रहती है। इसको जानते हुए इंडियंस हमें क्या करना, अपने पड़ोसी जो लोग बात करने वाले अलग अलग ज़बानों को जो हमें क्या करना, उसको नफ़रत नहीं करना, सभी ज़बानों को हमें रेस्पेक्ट करना, प्यार करना और तरक्की के राह पर ले जाना। इससे क्या होता है, मुल्क की कल्चर भी जो है तरक्की के राह पर चलती है। तो इस तरह से नम्मा भाषा का कंप्लीट लेसन तुमना मैं समझाया, एक्सप्लेनेशन किया हूँ। तो उसी तरह के यहाँ पे कुछ इंग्लिश के पोइट्स ही, उनके पोइट्स, और यहाँ पे दिखाया किस तरह से अंग्रेज़ी ज़बान जो है वर्ल्ड वाइड एक बड़ी ज़बान बनकर, यूरोप में बात करने वाली ज़बान, उसके पीछे इतने पोइट्स का हाथ है। यानी इनके डिटर्मिनेशन और उनका एग्रीकल्चर और उनका खेती, ये 2 चीज़ें जो है उनकी लैंग्वेज को डेवलप करे, इसके पीछे है कर को हमारे लेसन के ऑथर एम मरियप्पा भट्टा बोलती। तो आज हमें ये हो गए बाद, अब नेक्स्ट अब इनका इंट्रोडक्शन जानेंगे हमें, ऑथर इंट्रोडक्शन। ओके, ऑथर इंट्रोडक्शन जो कि तुम ना ये एग्जाम में या टेस्ट में पूछ सकती तुम ना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कृतिकारರ परिचय, ऑथर इंट्रोडक्शन। तो नम्मा भाषा इस लेसन को लिखा है एम मरियप्पा भट्टा। तो उनका ये पिक्चर तस्वीर देख सकती। तो ऑलरेडी हमें लेसन को सीखे, जाने उसमें क्या बोल रहे हैं, तमाम चीज़ें सीखे। तो अब टेस्ट और एग्जाम के नज़रिए से इंपॉर्टेंट आने वाले चीज़ें हम अब हमें सीखेंगे। सबसे पहले कृतिकारರ परिचय, ऑथर इंट्रोडक्शन। तुमने एग्जाम में और टेस्ट में इसके बारे में पूछती, FA1 में भी तुम ना टेस्ट में ये पूछ सकती इसके बारे में क्वेश्चन। तो तुम ना उसका रिवार्ड अवार्ड मार्क्स की तरह मिलता है। तो एम मरियप्पा भट्टर जो तस्वीर में है, उन्होंने इस लेसन के ऑथर जो कि नम्मा भाषा सबक लिखो है, तो उन्होंने हैं एम मरियप्पा भट्टा। तो उनकी तस्वीर यहाँ है। इन्हों अब कहाँ पैदा हुए, दक्षिण कन्नड़ जिले, दक्षिण कन्नड़ जिले नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक में। तो वहाँ के पुत्तूरू तालूकिना, पुत्तूरू नाम का एक टाउन है। तो उस टाउन के कबका ग्रामदवर, कबका नाम का एक विलेज है, वहाँ इनकी पैदाइश हुई। तो फर्स्ट लाइन में बता रही एम मरियप्पा भट्टा जो तस्वीर में दिखा रहे हैं ऑथर, इस सबक के नम्मा भाषा के ऑथर, इन्हों दक्षिण कन्नड़ जिले के पुत्तूर नाम का एक टाउन है, उसके पास एक कबका नाम का एक गांव है, वहाँ पे इनकी पैदाइश होती है। तो इवरा काला, इन्हों कब पैदा होती हैं तो 1906 में पैदा होती, और इन्हों दुनिया से कब रुखसत होती, 1980 में इस दुनिया से रुखसत होती। ओके, 1906 में इनकी पैदाइश होते हैं, 1980 में इस दुनिया से रुखसत होती। जनना मरणा दो भी देखो, पैदाइश और उनकी मौत। जनना 1906, मरणा 1980, यानी 1906 में पैदा है, 1980 में ये दुनिया से रुखसत हो गए। बहुभाषा यानी मल्टीपल लैंग्वेज के ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ यानी ऑथर इनो थे। ಅವರು इनो द्राविड़ भाषೆಗಳನ್ನು, द्राविड के ज़बानों को यानी साउथ इंडियन के ज़बानों को तुलनात्मक एक अच्छी तरीके से, मजबूत तरीके से अध्ययन ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ, स्टडी करने के साथ साथ निघंटु रचनेಯಲ್ಲಿ यानी डिक्शनरी बनाने में अनुपमा एक बहुत बड़ा काम किया है। ಸೇವೆಗೈದವರು मद्रासु यानी मद्रास जो कि आपका चेन्नई है, उस यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यानिलयದಲ್ಲಿ, चेन्नई यूनिवर्सिटी में जो मद्रास है अभी, तो उसमें कन्नड़ा प्राध्यापक रह गए, एज ए कन्नड़ा फैकल्टी इन्होंने काम किया है। दुड़ीदवरू और तुलु इंग्लिश, उन्होंने तुलु ज़बान को जो है इंग्लिश में इस तरह की डिक्शनरी, निघंटु और अभिनव मंगराजना निघंटु, अभिनव मंगराजना निघंटु एक डिक्शनरी, जातक तिलकम, छंदस्सार ಮೊದಲಾದ वगैरह वगैरह कृतिಗಳ किताबों को कर्तृವಾಗಿ एज ए आथर इन्हों जो है मशहूर और मारूफ होकर ही प्रसिद्ध रादवरू।
अब इनको अवार्ड रिवार्ड्स कौन से मिली? कर्नाटक सरकार कर्नाटक गवर्नमेंट की अवार्ड मिल को है, साहित्य अकादमी प्रशस्ति वगैरह वगैरह इनको अवार्ड्स रिवार्ड्स मिलकर है। तो ये सब अवार्ड्स रिवार्ड्स इनको मिलको ही, कौन से अवार्ड्स मिलको ही उसके बारे में बता रही हूँ। प्रस्तुत प्रकृत गद्य भागವನ್ನು प्रेजेंट इस लेसन को जो तुमने लेसन जो देखो इन अम्मा भाषा इस लेसन को एम मरियप्पा भट्टा ಅವರ एम मरियप्पा भट्टा उनकी कन्नड़ संस्कृति नाम की एक किताब है। ओके, एक प्रबंध संकलन, इस किताब से कृतिಯಿಂದ आಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, चुना गया है। इस लेसन को कन्नड़ संस्कृति नाम की किताब से जो है लिया गया है। तो एम मरियप्पा भट्टा इनो तस्वीर में ही, तो इनके बारे में लिखो करके तुम ना टेस्ट और एग्ज़ाम में देती तो क्या लिखना तुम्हें? सबसे पहले इनो दक्षिण कन्नड़ जिले के पुत्तूर तालुक के कबाका के गांव में पैदाइश है करके लिखती। उसके बाद कब पैदा है? जनना 1906 और मरणा 1980, पैदाइश 1906 और मौत इनकी 1980 लिखती। बाद में इनकी जो है प्रोफेशन के बारे में बोलती। इन्हों मल्टीपल जो लैंग्वेज के जो ऑथर थे, इन्हों यानी साउथ इंडियन के ज़बानों को अच्छी तरीके से डीपली इन्होंने स्टडी किया है और डिक्शनरी के बनाने में बहुत बड़ा काम इन्होंने किया है। और साथ में मद्रास की जो यूनिवर्सिटी थी तो उसमें एज ए कन्नड़ा फैकल्टी, कन्नड़ा प्रोफेसर की तरह काम किया है। और तुलु एक ज़बान है तो तुलु से इंग्लिश इसकी एक डिक्शनरी और अभिनवा मंगराजन निघंटु एक डिक्शनरी और जातक तिलकम छंदस्सारा वगैरह वगैरह किताबों को इन्होंने लिखकर जो ही मशहूर होकर है। और इनको अवार्ड्स रिवार्ड्स कौन से मिली? प्रशस्तिಗಳು वो लिखना। कर्नाटका की गवर्नमेंट की पुरस्कार वो अवार्ड मिले और साहित्य अकादमी की जो अवार्ड रिवार्ड है वो इनकर मिलको है। और प्रेजेंट मौजूदा इस लेसन नम्मा भाषा को जो है इन मरियप्पा भट्टा उनकी एक किताब है कन्नड़ा संस्कृति कर को, एक प्रबंध संकलन, एक एस्से की एक किताब। तो इस किताब से इस लेसन को लिया गया है, नम्मा भाषा लेसन को इस किताब से लिया गया है। तो ये आकर कृति या फिर आरिसिदा भागा कर को बोलती है या आकर कृति बोलती है, यानी सबक को इस किताब से लिया गया है। तो यह हुआ कृतिकारर परिचय। आशय तुमने मालूम है ऑलरेडी लेसन एक्सपेक्टेशन क्या कर को पहले बोल को हूँ। पदಗಳ अर्थ मीनिंग्स, दो इंपॉर्टेंट मीनिंग्स क्या ही वो जानेंगे। पदಗಳ अर्थ यानी वर्ड्स के माने, अल्फाज के माने। अमूल्य का तो बेले कट्टलागदा, यानी उसका मोल नहीं लगा सकते। ग्रेट वन, श्रेष्ठ। अमूल्य का तो उसका हमें दाम नहीं लगा सकते, मोल नहीं लगा सकते। निरीक्षक का तो सूक्ष्मವಾಗಿ ಅವಲೋಕಿಸುವನು, यानी इंस्पेक्टर, इंस्पेक्ट करने वाला। निरीक्षक का तो सूक्ष्मವಾಗಿ ಅವಲೋಕಿಸುವವನು, इंस्पेक्ट करने वाला। निरीक्षणे सूक्ष्मवाद अवलोकन यानी इंस्पेक्शन, यानी जांच पड़ताल करने वाला। यहाँ जांच पड़ताल करना, सूक्ष्मवाद अवलोकन जांच पड़ताल करना, उसको बोलती निरीक्षणे। मेधा शक्ति, बुद्धि सामर्थ्य, यूनिक टैलेंट, मेंटल एबिलिटी, बुद्धि सामर्थ्य। जंतु जीवी, एक जानवर, जंतु जीवी जानवर। गतकाला, प्राचीन काला, एंशियंट पीरियड, बहुत पुराने ज़माना। पीयूषा का तो अमृता, यानी पीयूषा का तो अमृता यानी अमृत, हेवन ड्रिंक, वो पी ले तो कभी मौत नहीं आती, तो उसको मानती पीयूषा, अमृता। तेजिसु का मतलब है बिड़ू, छोड़ना या तोरे, छोड़ो। परिष्करिसु का तो तिद्दू, उसको बराबर करो। सरीपड़िसु, बराबर करो, गलत रहता उसको सही करती नहीं, उसको बोलते परिष्करिसु, तिद्दू, सरीपड़िसु। घृतमुम करको हमें देखे नहीं, वहाँ पे जो नया सेना पोइट बोलता, सो घृता का तो तुप्पा, घी। तैला का तो एण्णे, तेल। घृता का तो तुप्पा, घी। तैला का तो एण्णे, तेल। स्वाद, रुचि, टेस्ट करको, स्वाद रुचि के तो टेस्ट। अस्वादु का तो अरुचि उल्ला, टेस्ट नहीं सो, मज़ेदार नहीं है सो, अस्वादु। अभिमता का तो अभिप्राय, ओपिनियन। पुंगव, श्रेष्ठ का तो ग्रेट। उद्घोषिसु का तो सारी हेलु, गट्टियागी जोर से बोलना, अच्छी तरीके से बोलना। उद्घोषिसु, सारी हेलु, गट्टी हेलु, अच्छी तरीके से बोलना, जोर से बोलना। यरवलु का तो लेना। कंगालू का तो कंगेड़ू, यानी दरबर नहीं मालूम होना, तो उसको बोलती कंगेड़ू, नहीं मालूम होना कि क्या करना।
रास्ता नहीं दिखता तो दिक्कु तोचदिरुವುದು, क्या करना अगर को तुमने समझ में नहीं आता तो उस हाल को बोलती कंगालु, कंगेडु, दिक्कु तोचदिरुವುದು। ओके, तो ये हुआ पदಗಳ अर्थ। टिप्पणी यानी शॉर्ट नोट, इसमें क्या बोल रही, राज्य कारणा का तो क्या बोल रही। उसके बाद ಕಣ್ಣೆಂಜಲು, एक ಫ್ರೇಸ್ ವರ್ಡ್ देखो। तो राज्य ಕಾರಣ का तो ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರ ವರ್ಗದವರು ವೈಸರಾಯಿ, कलेक्टर ಮುಂತಾದ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು। तो राज्य कारण का मतलब है ಬ್ರಿಟಿಷರ अंग्रेज़ों के ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, हुकूमत के दौरान राज्यದ ಆಡಳಿತವನ್ನು यानी मुल्क की हुकूमत को या एडमिनिस्ट्रेशन को नोडिಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ, जो देख लेते थे उस तरह के ऑफिसर्स, अधिकार वर्गद उस तरह के ऑफिसरों को, जैसे कि वाइसराय है, कलेक्टर है, वगैरह वगैरह लोगों को प्रांत्याधिकारिಗಳು, ಮುಂತಾದ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, तो इनको राज्य कारण बोलते। ओके, नेक्स्ट ಕಣ್ಣೆಂಜಲು तो कण्ಣಿನಿಂದ ಬರುವ, आँखों से आने वाली कलमश, मैल, आँखों से आने वाला मैल, पिसुरु यानी मैल, हिक्कु, आँखों पूरा का मतलब है कण्ಣಿನಿಂದ ಬರುವ कलमश, पिसुरु, हिक्कु को तो आँखों से आने वाली मैल को एक ऊपरी माना। अंदरूनी माना क्या आता है, ಕೆಟ್ಟ ಕಣ್ಣಿನ, बुरी आँख के नज़र से, ನೋಟದಿಂದ ಆಗುವ ಕೆಡುಕು, यानी आँखों से नज़र हो जाना, उसको बोलती कण्णೆಂಜಲು। तो ये हुआ राज्य कारण और कण्णೆಂಜಲು टिप्पणी। अब नेक्स्ट आ रहा है अभ्यास, जो कि तुमने अब क्वेश्चन आंसर्स आती है इसमें, जो कि तुम्हारा टेस्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले है उत्तरिसी अभ्यास यानी प्रैक्टिस। यहाँ पे फर्स्ट मेन क्या है, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ करको शुरू हो रहा है। ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, नीचे दिए गए सवालों को एक एक जुमले में जवाब दीजिए। ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, नीचे दिए गए सवालों को एक जुमले में जवाब दीजिए। सवाल नंबर 1, ಪ್ರಶ್ನೆ 1, ಭಾಷೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ। सवाल नंबर 1 क्या है, भाषे, जबान, लैंग्वेज ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ, किसके लिए ज़रिया है। ज़बान किसके लिए ज़रिया बनता है, किसके लिए मददगार है, किसके लिए डिवाइस है। लैंग्वेज, भाषे का तो लैंग्वेज, ज़बान, ये किसके लिए ज़रिया बनता है, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ, किसके लिए ज़रिया बनता है। तो आंसर की तरफ जाएंगे अब। तो सेम क्वेश्चन, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, यानी दिए गए सवाल को एक जुमले में जवाब दीजिए। 1 मार्क का क्वेश्चन, ಭಾಷೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ, ಭಾಷೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ, ज़बान किसके लिए ज़रिया बनता है। उत्तर, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರೊಡನೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿದೆ। ज़बान किसके लिए ज़रिया बनता है तो ನಮ್ಮ, हमारे, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರೊಡನೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರೊಡನೆ, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले, हमारे आसपास रहने वाले उनके साथ, ವ್ಯವಹರಿಸುವುದಕ್ಕೆ उनके साथ हमें लेन देन करने के वास्ते, ಹಾಗೂ और विचार, हमारी सोच को विनिमय ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, हमारे सोच को उनको बोलने के वास्ते और उनकी सोच हमें लेने के वास्ते। उन्होंने क्या सोची वो हम ना मालूम होना, हमारी सोच उनको क्या मालूम होना, तो ये बातचीत मालूम होने के वास्ते ज़बान, लैंग्वेज जो है, भाषे ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿದೆ। इसके लिए ज़बान, लैंग्वेज जो है ज़रिया बनता है, एक मीडिया बनता है। समझ में आया। तो ज़बान किसके लिए ज़रिया बनता है, हमारे ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರೊಡನೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿದೆ। हमारे इर्द गिर्द रहने वालों के साथ हमें लेन देन करने के वास्ते और हमारी बातों को उनके साथ और उनकी बातों को हमें लेने के वास्ते ज़बान, एक लैंग्वेज जो है ज़रिया बनता है। तो ये फर्स्ट वन समझाया हूँ इस क्लास में। तो सेकेंड वन का, इसी मेन का सेकेंड वन से नेक्स्ट पार्ट से जो है कंटिन्यू करेंगे, जो कि अब आने वाले पार्ट में पूरा जो है क्वेश्चन आंसर्स वगैरह प्रैक्टिस करेंगे, जो कि टेस्ट और एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है।